नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में जो इतनी तेज़ी से बदल रही है, उसमें थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ काफ़ी दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण हैं, जो ये जो एआई की क्रांति चल रही है, इसकी तुलना कर रहे हैं इंटरनेट के बिल्कुल शुरुआती दिनों से। और ये भी देख रहे हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है, भविष्य में क्या रास्ते खुल सकते हैं। तो आज का अपना मकसद सीधा सा है, इन स्रोतों से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालना कि एआई असल में कितना बड़ा बदलाव है ये। क्या हम मतलब इतिहास को दोहरा रहे हैं? खास तौर पे वो जो डॉट कॉम बबल वाली गलतियां थी, क्या वैसा कुछ फिर से हो सकता है? और शायद सबसे अहम सवाल, ये सब हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? तो आइए शुरू करते हैं, इसे खोलते हैं परत दर परत। हाँ, बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं ये बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि एआई देखिए, ये सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी की लहर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक बुनियादी मतलब ढांचागत बदलाव शायद शायद इंटरनेट से भी ज्यादा गहरा असर डालेगा ये। लेकिन जैसा आपने कहा, एक चेतावनी भी है, बहुत जरूरी चेतावनी, कि जैसे इंटरनेट के शुरुआती दिनों में हुआ था ना, वैसा ही आज एआई को लेकर भी एक जबरदस्त किस्म का उत्साह है, प्रचार है, हाइप है। और इस पूरे शोर शराबे के बीच असली मूल्य कहाँ है, कौन से बिजनेस मॉडल वाकई टिक पाएंगे, इसको पहचानना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी हो गया है। अच्छा, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये जो दावा है कि एआई इंटरनेट से भी बड़ा है, इसका आधार क्या बता रहे हैं ये स्रोत? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, फर्क समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट ने क्या किया? उसने मूल रूप से सूचना को, इंफॉर्मेशन को जोड़ा, दुनिया भर में फैला दिया, उसे एक्सेसिबल बना दिया, है ना? ये अपने आप में कोई शक नहीं क्रांतिकारी था। लेकिन एआई वो एक कदम और आगे जा रहा है। ये सिर्फ सूचना या डेटा को नहीं जोड़ रहा, ये कॉग्निशन को, यानी हमारी सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, हमारी सीखने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, उसको प्रभावित कर रहा है, वाह। उसको बढ़ा रहा है और बदल भी रहा है। तो ये सिर्फ वो तरीका नहीं बदलेगा जैसे हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये शायद इस बात को ही बदल देगा कि कंप्यूटर असल में है क्या। उनकी परिभाषा ही बदल सकती है। हाँ, ये बात तो है। कुछ स्रोत जिक्र करते हैं कि एआई आज क्या-क्या कर सकता है। मतलब इंसानों की तरह लिख सकता है, तस्वीर देख के समझ सकता है, आवाज सुन सकता है, पहचान सकता है, लंबी चौड़ी जानकारी का सार मतलब समरी बना सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन कर सकता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड भी लिख सकता है। ये तो सच में काफी प्रभावशाली है। एक जगह तो इसे नई बिजली जैसा कहा गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। नई बिजली या नई आग जैसा। और ये सब तो, जैसा स्रोत कहते हैं, बस शुरुआत है। ये पहली झलक है। उनके मुताबिक ये एक प्लेटफॉर्म शिफ्ट है। प्लेटफॉर्म शिफ्ट मतलब एक ऐसी बुनियादी फंडामेंटल टेक्नोलॉजी जिस पर भविष्य की अनगिनत नई चीजें, नई एप्लीकेशंस, नए बिजनेस बनाए जाएंगे। जैसे इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म बना जिस पर गूगल, फेसबुक, अमेज़न बने, वैसे ही एआई एक प्लेटफॉर्म बनेगा। और इसके बाद वो कहते हैं और भी ज्यादा शक्तिशाली चीजें आएंगी, जैसे स्वायत्त प्रणालियां, ऑटोनॉमस सिस्टम्स। ऑटोनॉमस सिस्टम्स। हाँ मतलब वो जो खुद से फैसले लेते हैं, खुद से काम करते हैं, हाँ जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा व्यापक, इंडस्ट्री में, साइंस में, हर जगह। और दूसरी चीज है मल्टी मोडल रीजनिंग। मल्टी मॉडल रीजनिंग, ये क्या है? इसका मतलब है एआई की वो काबिलियत जिससे वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि टेक्स्ट के साथ साथ तस्वीरें, आवाज, वीडियो, सेंसर डेटा, मतलब अलग अलग तरह की जानकारी को एक साथ समझ सके और इस्तेमाल कर सके, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह, जो कई इंद्रियों से जानकारी लेता है। तो आज हम जो ये जनरेटिव एआई देख रहे हैं ना, जैसे चैट जीपीटी या दूसरे मॉडल्स, ये उस आने वाली दुनिया की बस पहली धुंधली सी झलक है। आगे बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा, ये तो हुई एआई की ताकत और उसके भविष्य की बात। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर बड़ी छलांग के साथ कुछ ठोकरें भी लगती हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं, और स्रोत हमें इतिहास का एक बहुत ज़रूरी सबक याद दिला रहे हैं। वो हमें ले जाते हैं 1990 के दशक के आखिर में, डॉट कॉम बूम का दौर। क्या था वो दौर, और आज एआई के इस दौर में हम उससे क्या सीख सकते हैं? हाँ, वो इंटरनेट का शुरुआती, बिल्कुल बेतहाशा उत्साह वाला दौर था। 1994-95 से लेकर 2000 तक एक अविश्वसनीय तेजी देखने को मिली थी। ईमेल आम हो गया था। हर छोटी बड़ी कंपनी अपनी वेबसाइट बनाने की होड़ में थी।
गूगल जैसे सर्च इंजन उभर कर आ रहे थे। Amazon जैसी कंपनियां ई कॉमर्स की मतलब ऑनलाइन खरीदारी की नींव रख रही थीं। ऐसा माहौल था मानो इंटरनेट हर समस्या का हल है और इंटरनेट से जुड़ी हर कंपनी बस सोना उगलेगी, पैसा ही पैसा होगा। हाँ, वो दौर याद है थोड़ा थोड़ा। हर तरफ .com नजर आता था। बिल्कुल। लेकिन फिर 2000 और 2001 में ये बुलबुला फूटा। हाँ। शेयर बाजार बुरी तरह गिरा और कई सारी बड़ी बड़ी जानी मानी इंटरनेट कंपनियां रातों रात गायब हो गईं। पैसा डूब गया निवेशकों का। और उस पूरे दौर का एक प्रतीक बन गया, एक तरह से पोस्टर चाइल्ड या या कहें बदनाम चेहरा, वो था pets.com। स्रोत बताते हैं कि ये कंपनी दो बड़ी चीजों का मिश्रण थी। एक तो अमेरिकियों का अपने पालतू जानवरों के लिए जो गहरा प्यार है वो, और दूसरा इंटरनेट का वो बिल्कुल नया नया ताजा जोश। कागज पर देखा जाए तो आइडिया तो कमाल का लगता था। पालतू जानवरों का खाना, उनका सामान ऑनलाइन बेचो और सीधा लोगों के घर तक पहुंचाओ। क्या दिक्कत हो सकती थी? हाँ, आइडिया सुनने में तो आप पराजय लगता था। अमेरिका में आप जानते हैं लोग अपने पेट्स पर कितना खर्च करते हैं, उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं। Pets.com ने इसी जज्बात को, इसी भावना को भुनाने की सोची और उन्होंने मार्केटिंग पर आप यकीन नहीं करेंगे पानी की तरह पैसा बहाया। बहुत महंगे सुपर बोल के विज्ञापन दिए, मशहूर हस्तियों से प्रचार करवाया और उनका एक शुभंकर था, एक मोजे का पपेट, एक सॉक पपेट। वो तो बहुत ही मशहूर हो गया था। हाँ, वो पपेट तो मुझे भी याद है, काफी चर्चा में था। जी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनकी बुनियाद ही खोखली थी। उनका जो बिजनेस करने का तरीका था, जो बिजनेस मॉडल था, वो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं था। कहाँ गड़बड़ थी? मतलब ऑनलाइन बेचना, घर पहुंचाना, इसमें क्या गलत था? गड़बड़ गणित में थी, अर्थशास्त्र में थी। जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, कुत्तों के खाने के 40-40 पाउंड के भारी बैग या बिल्ली का भारी भरकम लेटर, ऐसी चीजें वो अक्सर स्टोर की कीमत से भी कम दाम पर बेच रहे थे। क्या? कम दाम पर? हाँ, और ऊपर से मुफ्त डिलीवरी दे रहे थे, भारी डिस्काउंट दे रहे थे। अब आप सोचिए, भारी सामान को देश भर में मुफ्त में भेजना, वो भी घाटे में बेचकर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब? हर ऑर्डर पर नुकसान। बिल्कुल। सीधा सा गणित था। वो जितना ज्यादा बेचते थे उतना ही ज्यादा पैसा गंवाते थे। उन्होंने मूल रूप से भावनाओं को, उस पेट लव को मुनाफे का गणित समझ लिया था। मार्केटिंग जो थी वो असलियत पर, इकोनॉमिक्स पर भारी पड़ गई थी। एक स्रोत में ये लाइन है, मार्केटिंग ने गणित को पीछे छोड़ दिया। ये लाइन वाकई सब कुछ बयां कर देती है। सही बात है। और नतीजा क्या हुआ? फरवरी 2000 में कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई और नवंबर 2000 तक 9 महीने भी पूरे नहीं हुए, कंपनी दिवालिया हो गई, बंद हो गई। सिर्फ 9 महीने? और शेयर का क्या हुआ? शेयर $11 पर आया था और गिरते गिरते महज 22 सेंट पर पहुंच गया। सोचिए निवेशकों का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर स्रोत भी जोर देते हैं। क्या बात? कि Pets.com भले ही डूब गया, खत्म हो गया, इंटरनेट नहीं डूबा, इंटरनेट खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये तो सही है। इंटरनेट तो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, वो जो फाइबर ऑप्टिक केबलें बिछाई गई थी समंदर के नीचे, वो जो नए आइडियाज आए थे, वो सब बने रहे, बेकार नहीं गए। हाँ, कुछ साल की एक शांति सी रही, बाजार ठंडा पड़ गया, कुछ लोग उसे इंटरनेट का न्यूक्लियर विंटर भी कहते हैं। लेकिन उस शांति के बाद इंटरनेट और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरा। वेब 2.0 आया, सोशल मीडिया आया, मोबाइल इंटरनेट आया। आज हमारी पूरी दुनिया उसी .com बूम के बाद बची हुई नींव पे खड़ी है। ये बहुत अहम सबक है कि टेक्नोलॉजी रहती है, भले ही शुरुआती कंपनियां या शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाए। तो अब वो बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या आज हम AI के साथ वही कहानी दोहराते हुए देख रहे हैं? क्या आज भी बाजार में ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो सिर्फ AI के नाम पर, उसके प्रचार के दम पर खड़ी हैं? क्या हम आज के pets.ai देख रहे हैं? स्रोत इसी खतरे की तरफ बहुत साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, याद कीजिए, उस जमाने में हर कंपनी, चाहे उसका काम कुछ भी हो, अपने नाम के आगे .com लगाना चाहती थी ताकि वो मॉडर्न लगे, टेक्नोलॉजी वाली लगे। हाँ, जैसे कोई पुरानी ईंट बनाने वाली कंपनी भी xyzbricks.com बन गई थी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आज वो कहते हैं वही होड़ AI को लेकर है।
हर कोई, हर स्टार्टअप, हर बड़ी कंपनी अपने नाम के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ एआई जोड़ना चाहती है। और कई कंपनियां, शायद बहुत सारी कंपनियां, सिर्फ इस एआई के नाम पर, इस हाइप के दम पर निवेशकों से पैसा उठा रही हैं, बिना किसी ठोस बिजनेस मॉडल के, बिना ये साबित किए कि वो वाकई में कोई ज़रूरी समस्या हल कर रही हैं। इन्हीं कंपनियों को ये विश्लेषण, ये स्रोत pets.ai कह रहे हैं, वो कंपनियां जो शायद एआई का मुखौटा पहने हुए हैं लेकिन अंदर से खोखली हैं। ये तुलना तो वाकई आंखें खोलने वाली है। एक लेख में तो सीधी सीधी तुलना की गई है, बहुत दिलचस्प तरीके से। वो कहते हैं 1999 में क्या था? हर किसी को एक वेबसाइट चाहिए। और 2025 में क्या है? हर किसी को एक एआई मॉडल चाहिए। और फिर वो लेख कहता है कि हाँ, ये दोनों बातें कुछ हद तक तो सही हैं। वेबसाइट भी जरूरी थी, एआई मॉडल भी शायद जरूरी होगा, लेकिन असली कीमत, असली वैल्यू सिर्फ टेक्नोलॉजी होने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली वैल्यू है उस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से, सार्थक रूप से इस्तेमाल करने में। मतलब उससे कोई असली काम लेने में, कोई असली फायदा पहुंचाने में। एकदम सही बात कही आपने। और बिजनेस के जो बुनियादी उसूल है ना, वो कभी नहीं बदलते। चाहे इंटरनेट का दौर हो या एआई का, या आगे कोई और टेक्नोलॉजी आए। एक स्रोत इसे बहुत अच्छे से कहता है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा लौटता है। ग्रेविटी ऑलवेज रिटर्न्स। गुरुत्वाकर्षण हमेशा लौटता है। मतलब आप हवा में चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर लें, कितना भी प्रचार कर लें, कितनी भी फंडिंग उठा लें, आखिर में आपको जमीन पर आना ही पड़ेगा। जमीनी हकीकत, मतलब बिजनेस की असलियत, वो सामने आ ही जाती है। कंपनियों को आखिरकार पैसा कमाना ही होगा। उन्हें अपनी लागत से ज्यादा का मूल्य बनाना होगा, रेवेन्यू लाना होगा, प्रॉफिटेबल होना होगा। हाँ, शुरुआती पैसा जो वेंचर कैपिटल या वीसी फंडिंग होती है, वो आपको कुछ वक्त खरीद कर दे सकती है, आपको सांस लेने की मोहलत दे सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं चल सकती। सही बात है। और सिर्फ प्रचार या कोई एक वायरल डेमो वीडियो या सोशल मीडिया पर कुछ दिनों का शोर, ये आपको शुरुआती उछाल तो दे सकता है, शायद कुछ शुरुआती ग्राहक भी दिला दे, लेकिन ये आपको लंबे समय तक टिकाए नहीं रख सकता। आखिर में बाजार में वही कंपनियां बचेंगी, वही टिकेंगी जो असली ग्राहकों की असली जरूरतें पूरी करेंगी, जिनका उत्पाद और बाजार की जरूरत के बीच एक सही मेल होगा, जिसे प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। जो कंपनियां लगातार पैसा कमाएंगी और सबसे जरूरी, जो बदलते हुए माहौल में, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में खुद को ढाल पाएंगी, लगातार सीखती रहेंगी। ठीक वैसे ही जैसे .com बबल फूटने के बाद गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियां ना सिर्फ टिकी रहीं, बल्कि और मजबूत होकर आज इतनी बड़ी बन गईं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक आकर्षक सा डेमो बना देना या कुछ वायरल वीडियो पोस्ट कर देना, ये काफी नहीं है। असली परीक्षा तो बिजनेस चलाने की है, उसे टिकाऊ बनाने की है। हाँ, बिल्कुल। और ये विश्लेषण चेतावनी भी दे रहे हैं कि शायद बहुत जल्द ही ये जो शब्द है pets.ai, ये उन स्टार्टअप्स के लिए एक ताने की तरह, एक मजाक की तरह इस्तेमाल होने लगे जो सिर्फ प्रचार पर टिके थे, जिनका कोई ठोस आधार नहीं था। हमें ये समझना होगा कि हर ओपन एआई या एंथ्रोपिक या गूगल डीप माइंड जैसी सफल बुनियादी एआई बनाने वाली कंपनी के पीछे शायद सैकड़ों, हजारों ऐसी कंपनियां होंगी जो हर चीज के लिए एआई का वादा तो करेंगी, बड़े बड़े दावे करेंगी, लेकिन असल में कुछ भी सार्थक हल नहीं कर पाएंगी। और शायद 18 से 24 महीनों के अंदर वो गायब भी हो जाएंगी, उनका पैसा खत्म हो जाएगा, निवेशक हाथ खींच लेंगे। तो मतलब हमें आने वाले वक्त में एआई सेक्टर में एक तरह की छटनी या कहें कि एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनियां बंद होंगी, शायद कुछ कंपनियां अपना बिजनेस मॉडल बदलेंगी, रीब्रांड करेंगी। इसकी पूरी संभावना है। स्रोत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ निवेशक और विश्लेषक तो इसे एआई विंटर का नाम भी देने लगे हैं। मतलब एक ऐसा दौर जब एआई में निवेश थोड़ा धीमा पड़ जाए, उत्साह कुछ कम हो जाए और बाजार थोड़ा ठंडा हो जाए, जैसे .com के बाद हुआ था। ये तो हुई बिजनेस मॉडल और हाइप की बात। अब एक और बहुत अहम पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिला रहे हैं, वो है ये जो विशाल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। हम सुन रहे हैं कि दुनिया भर में अरबों खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं इन खास किस्म की चिप्स पर, जिन्हें जीपीयू कहते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो एआई की भारी भरकम गणनाओं के लिए जरूरी हैं। बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जरूरत से ज्यादा निवेश हो रहा है? क्या ये एक तरह का अति निर्माण है, ओवर बिल्डिंग है, जैसा कि .com के टाइम पर हुआ था,
जब जरूरत से कहीं ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दी गई थी? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। और यहाँ पर ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी बारीक बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, अभी अगर हम देखें छोटी अवधि में, शॉर्ट टर्म में, तो ये बिल्कुल वैसा लग सकता है, जरूरत से ज्यादा क्षमता का निर्माण। आप याद कीजिए 2000 के दशक की शुरुआत में जब .com बबल फूटा, तो समुद्र के नीचे वो हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबलें बिछी हुई थीं। लेकिन उस वक्त उतना इंटरनेट ट्रैफिक था ही नहीं, तो उन केबलों को डार्क फाइबर कहा गया, मतलब अंधेरी पड़ी हुई, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। लोगों ने कहा कि ये तो पैसे की सरासर बर्बादी थी। बिल्कुल, उस वक्त तो यही लगा था। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ ही साल बाद जब यूट्यूब आया, फेसबुक आया, नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सेवाएं आईं, क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर शुरू हुआ, तो अचानक से डेटा की मांग आसमान छूने लगी। और तब वही फालतू समझी जाने वाली वो डार्क फाइबर वाली क्षमता कम पड़ने लगी। उसकी जरूरत महसूस हुई। वो जो ओवर बिल्डिंग थी, वो आने वाले वक्त के लिए जरूरी निवेश साबित हुई। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि आज जो ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस पे खरबों डॉलर लग रहे हैं, वो हो सकता है कि भविष्य की जरूरत के हिसाब से कम पड़ जाए। हाँ, कई विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका तर्क है कि हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 2030 या 2035 में एआई हमारी जिंदगी में कितना रच बस चुका होगा, उसकी क्या-क्या एप्लीकेशंस होंगी, कितनी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि आज का ये भारी भरकम निवेश भी उस भविष्य की मांग के सामने बौना लगे, अपर्याप्त लगे। इसलिए वो कहते हैं कि असली जोखिम, असली खतरा क्षमता के अति निर्माण या ओवर बिल्डिंग में शायद नहीं है। तो फिर असली खतरा कहाँ है? असली टकराव कहाँ होने वाला है? विश्लेषण कहते हैं कि असली टकराव, असली संघर्ष वो इस नई अभूतपूर्व तकनीकी क्षमता यानी एआई और हमारे जो मौजूदा सामाजिक और आर्थिक ढांचे हैं, उनके बीच होने वाला है। तकनीकी क्षमता और सामाजिक आर्थिक ढांचे के बीच, ये थोड़ा समझाएंगी? गणना की और यहाँ तक कि उत्पादन की भी प्रचुरता ला रहा है। अबंडेंस मतलब बहुत सारी चीज़ों को बनाने की, जानकारी हासिल करने की, समस्याओं को सुलझाने की जो लागत है, जो मेहनत है, वो बहुत कम होती जा रही है। कुछ मामलों में तो लगभग शून्य के करीब पहुंच रही है। अच्छा, तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रचुरता तो अच्छी बात है ना? हाँ, सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारे सारे सिस्टम, हमारे सारे संस्थान, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, हमारे कानून कैसे बने हैं, हमारी राजनीति कैसे काम करती है, हमारी नौकरियां किस आधार पर मिलती हैं, ये सब सदियों से चीज़ों की कमी, स्कैसिटी के सिद्धांत पर बने हैं और उसी पर चलते आए हैं। मतलब संसाधन सीमित हैं, अवसर सीमित है, ज्ञान सीमित है, इसलिए हमें उन्हें मैनेज करना पड़ता है, बांटना पड़ता है, उनके लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। एआई जो है वो इस कमी पर आधारित पूरे सिस्टम को ही जड़ से चुनौती दे रहा है। ये समझना थोड़ा पेचीदा है। प्रचुरता बनाम अभाव का टकराव, क्या आप इसे कुछ और उदाहरणों से समझा सकती हैं ताकि ये बात और साफ हो जाए? हाँ, जरूर। सोचिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो काफी हद तक डिग्रियों और परीक्षाओं के जरिए ज्ञान को सीमित करता है, उसे रेशन करता है। आप एक खास डिग्री लेते हैं, तभी आप उस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन एआई क्या कर सकता है? वो हर इंसान को उसकी जरूरत के हिसाब से, उसके सीखने की गति के हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर सिखा सकता है। वो ज्ञान की एक तरह से अपार प्रचुरता ला सकता है जो मौजूदा डिग्री सिस्टम से मेल नहीं खाती। अच्छा, ये एक उदाहरण हुआ। और दूसरा उदाहरण लीजिए, अर्थव्यवस्था का। हमारी अर्थव्यवस्था में आय यानी इनकम मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? नौकरियों से। आप काम करते हैं, उसके बदले आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन एआई क्या कर रहा है? वो बहुत सारे इंसानी श्रम को, इंसानी काम को ऑटोमेट कर सकता है, उसे मशीनों से करवा सकता है। इससे क्या होगा? नौकरी करके कमाने का जो पारंपरिक मॉडल है वो ही हिल जाएगा। अगर मशीनें काम करेंगी तो इंसानों को पैसा कैसे मिलेगा? ये प्रचुरता ऑटोमेशन की हमारे अभाव आधारित रोजगार मॉडल से टकराएगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और राजनीति के बारे में क्या? हमारी राजनीति को देखिए, अक्सर क्या होता है? सूचना पर नियंत्रण रखना, जानकारी को
अपने तक सीमित रखना ये ताकत का एक स्रोत माना जाता है। सरकारें, नेता वो जानकारी को नियंत्रित करते हैं। लेकिन एआई क्या कर सकता है? खास तौर पर जो ओपन सोर्स एआई मॉडल है, वो ज्ञान को, जानकारी को लोकतांत्रिक बना सकते हैं, उसे हर किसी की पहुंच में ला सकते हैं। ये भी मौजूदा पावर स्ट्रक्चर से टकराएगा। एक और अच्छा उदाहरण है विश्व व्यापार संगठन का, WTO का। ये कब बना? 1995 में। उस वक्त दुनिया कैसी थी? देश थे जो आपस में सामान का, गुड्स का व्यापार करते थे, नियम उसी हिसाब से बने। लेकिन आज की दुनिया देखिए, आज ताकत सिर्फ देशों के पास नहीं है। आज कुछ विशालकाय टेक कंपनियां हैं, जैसे ओपन एआई, गूगल, एनविडिया, जिनके पास इतनी ताकत है, इतना प्रभाव है, जो शायद कई छोटे छोटे देशों से भी ज्यादा है। हमारे पुराने अंतर्राष्ट्रीय नियम इस नई हकीकत से कैसे निपटेंगे? ये भी एक टकराव है। अरे तो इसका मतलब ये हुआ कि असली अड़चन, या जैसे हम एआई का अधिशेष या एआई की भरमार कह सकते हैं, वो असल में कंप्यूटिंग पावर की अधिकता नहीं होगी, बल्कि वो ये होगी कि हमारे जो पुराने सिस्टम हैं, हमारे जो पुराने सोचने के तरीके हैं, वो उस नई पावर का, उस प्रचुरता का पूरी तरह से इस्तेमाल करने में हिचकिचाएंगे या नाकाम रहेंगे। ये तो तकनीक का संकट नहीं हुआ, ये तो हमारी कल्पना का संकट हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इसे ठीक यही कह रहे हैं। वो इसे रुकी हुई संभावना, ब्लॉक्ड पोटेंशियल, या फिर कल्पना का संकट, क्राइसिस ऑफ इमेजिनेशन, न कि इंजीनियरिंग का संकट। हमारे पास अभूतपूर्व क्षमता तो होगी एआई के रूप में, लेकिन उसे समाज की भलाई के लिए, सबके फायदे के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करने के जो रास्ते हैं, उन्हें हमारे अभाव आधारित सिस्टम रोकेंगे। जैसे निजी संपत्ति के कानून कैसे लागू होंगे जब एआई कुछ भी बना सकता है? वेतन पर आधारित रोजगार का क्या होगा? सूचना पर नियंत्रण कैसे रहेगा जब एआई जानकारी फैला सकता है? ये सिस्टम जो सदियों से चले आ रहे हैं, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमें आने वाले सालों में, शायद दशकों में, बड़े कानूनी, राजनैतिक और सामाजिक संघर्ष देखने को मिलेंगे। इस बात पर बहस होगी, लड़ाई होगी कि इस नई प्रचुरता को कैसे अपनाया जाए, इसे कैसे रेगुलेट किया जाए, और इसके जो फायदे हैं वो सब तक कैसे पहुंचे, न कि सिर्फ कुछ लोगों या कंपनियों तक सीमित रह जाए। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर इन सभी विश्लेषणों को देखते हुए, इन चेतावनियों को सुनते हुए, आखिर में निचोड़ क्या निकलता है? हमें एआई के भविष्य को लेकर क्या सोचना चाहिए, क्या रुख अपनाना चाहिए? देखिए, निचोड़ काफी हद तक स्पष्ट है, जैसा मुझे लगता है। पहली बात, एआई वास्तविक है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये यहाँ रहने के लिए आया है, और ये हमारी दुनिया को बहुत गहराई से बदलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी और उतनी ही जरूरी बात, इसके चारों तरफ जो ये जबरदस्त प्रचार चल रहा है, जो हाइप है, उससे हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। उसे नमक के दाने के साथ लेना होगा। सफलता, चाहे वो किसी कंपनी की हो या किसी व्यक्ति की या समाज की, वो इस प्रचार के पीछे भागने से नहीं मिलेगी। वो मिलेगी अनुशासन से, गंभीरता से। उन कंपनियों को, उन लोगों को फायदा होगा जो एआई को कोई जादुई चिराग या लॉटरी का टिकट नहीं समझेंगे, बल्कि उसे एक शक्तिशाली औजार, एक बुनियादी ढांचा समझेंगे और उसका इस्तेमाल असली दुनिया की असली समस्याओं को हल करेंगे। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वाकई में कुछ बेहतर बनाने के लिए। और जैसा कि स्रोत बार बार इशारा कर रहे हैं, ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का या बिजनेस का ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो हमें एक बड़ी तस्वीर देखने को कह रहे हैं कि हमें सिर्फ कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने में और बेहतर एल्गोरिदम बनाने में ही निवेश नहीं करना है, बल्कि हमें साथ साथ इंसानी दर्शन, फिलॉसफी के बारे में, नैतिकता, एथिक्स के बारे में और जीवन के उद्देश्य, पर्पस के बारे में भी और गहराई से सोचना होगा। निश्चित रूप से यही सबसे बड़ी चुनौती है। शायद हमें उन बड़े बुनियादी सवालों से जूझना होगा जो ये विश्लेषण हमारे सामने रख रहे हैं। अगर भविष्य में बहुत सारा इंसानी श्रम, बहुत सारा काम वैकल्पिक हो जाता है, मतलब जरूरी नहीं रहता, तो फिर काम का अर्थ क्या रह जाएगा? इंसान अपनी कीमत कैसे समझेगा? जब चीजों को बनाने की उत्पादकता लगभग असीमित हो सकती है, तो फिर धन का, संसाधनों का, अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण कैसे होगा ताकि समाज में असमानता और न बढ़े? अगर एल्गोरिदम्स, अगर एआई सिस्टम्स हमारी तरफ से खुद फैसले लेने लगे, तो उनके क्या अधिकार होने चाहिए? उनकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? अगर उनसे गलती हो जाए तो कौन जवाबदेह होगा?
हमें अनिवार्य रूप से अपनी वो जो कमी वाली पुरानी मानसिकता है ना कि सब कुछ सीमित है, उससे बाहर निकलना होगा और प्रचुरता के लिए, इस नई अबंडेंस के लिए नए सिस्टम्स बनाने होंगे, नई संस्थाएं बनानी होंगी और सबसे बढ़कर एक नई सोच विकसित करनी होगी। और एक बात और, जो स्रोत कहते हैं कि एआई में जो ये सुधार या करेक्शन का दौर आएगा, जब कुछ कंपनियां फेल होंगी, जब निवेश शायद थोड़ा धीमा पड़ेगा, जब हाइप कम होगी, तो वो एआई का अंत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बल्कि उसकी परिपक्वता का, उसके मैच्योर होने का एक जरूरी पड़ाव होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट का उदाहरण हमने लिया, वो 2001 के क्रैश में मरा नहीं, वो उस झटके से संभला और 2005 आते आते तो उसने पूरी दुनिया को अपने दायरे में ले लिया था। मोबाइल क्रांति आई, सोशल मीडिया आया, क्लाउड आया। उसी तरह एआई भी 2026 में या 2027 में आने वाले किसी संभावित करेक्शन या एआई विंटर में खत्म नहीं होगा। वो शायद और ज्यादा फोकस के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ वापस आएगा। इन विश्लेषणों का जो मजबूत निष्कर्ष है वो यही लगता है कि एआई सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी नहीं है, ये शायद इस पूरी 21वीं सदी को परिभाषित करने वाली सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो आज हमने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की। हमने देखा कि एआई वाकई एक अभूतपूर्व, एक ज़बरदस्त तकनीकी क्रांति है जिसकी तुलना इंटरनेट से तो की जाती है, लेकिन शायद इसका असर उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा और व्यापक होने वाला है। हमने pets.com की कहानी से वो अहम सबक भी याद किया कि कैसे सिर्फ भावनात्मक अपील या मार्केटिंग का शोर कभी भी एक ठोस और टिकाऊ बिजनेस मॉडल की जगह नहीं ले सकता। और यही सबक, जैसा स्रोतों का कहना है, आज उन नई नवेली एआई कंपनियों पर भी लागू होता है जिन्हें वो मजाक में pets.ai का नाम दे रहे हैं। हाँ, और हमने ये भी समझा कि एआई अपने साथ जो ज्ञान की, रचनात्मकता की और उत्पादन की जो अपार संभावना, जो प्रचुरता ला रहा है, वो हमारे मौजूदा सामाजिक और आर्थिक ढांचों से अनिवार्य रूप से टकराएगी, क्योंकि हमारे ये ढांचे सदियों से कमी के सिद्धांत पर बने हैं, अभाव की सोच पर टिके हैं। इसलिए असली चुनौती शायद सिर्फ बेहतर और ज्यादा शक्तिशाली एआई बनाने की नहीं है। असली चुनौती ये है कि उस तकनीक के साथ तालमेल बिठाने के लिए, उसके साथ जीने के लिए हमें अपने समाज को, अपनी संस्थाओं को और सबसे बढ़कर अपनी खुद की सोच को कैसे विकसित करना है, कैसे बदलना है। बिल्कुल, ये बातचीत तो यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले हमारे सुनने वालों के सोचने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों से ही निकलता है। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एआई ज्ञान, रचनात्मकता और उत्पादन की अभूतपूर्व प्रचुरता ला सकता है। ठीक है, अगर ऐसा सच में होता है, अगर हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? और सिर्फ कल्पना ही नहीं, बल्कि उसे बनाने की दिशा में काम भी कर सकते हैं, जहां किसी भी इंसान की कीमत, किसी भी व्यक्ति का मूल्य सिर्फ उसके द्वारा किए गए आर्थिक योगदान से या उसकी नौकरी से या वो कितना कमाता है इससे ना आंका जाए, बल्कि उसकी जिज्ञासा से आंका जाए, उसकी रचनात्मकता से, समाज में उसकी भागीदारी से और शायद बस उसके इंसान होने मात्र से ही उसकी कीमत हो। क्या एआई हमें एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकता है, या ये हमें और ज्यादा असमानता की तरफ ले जाएगा? सोचिएगा जरूर।